नमस्कार। मैं डॉक्टर अन्नू भाई सोनी आपसे फिर मुखातिब हूँ। हमारी जो चर्चा थोड़ी सी बाकी रह गई थी सीबीआई के बारे में, उसे आज पूरा करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। पिछले आप वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने सीबीआई कैसे अस्तित्व में आया, उसके बाद उसके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सीबीआई को सूचना से अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त है कि नहीं है, सीबीआई में कितने डिविजन्स हैं काम करने के लिए, उस पर है ना। इन सारी चीज़ों पर हमने जो एक सामान्य जानकारी के तौर पर आपको मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, मैंने कराया। वैसे सीबीआई की पूरी जानकारी या सीबीआई के संबंध में आपको अधिक जानकारी है तो आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को गहराई से पढ़ना होगा। एक बात जो छूटी थी वो ये थी कि आखिर सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है, इसके बारे में मैंने कहा था, वो डीजीपी रैंक का एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसका टेन्योर क्या है, मैंने पद की अवधि क्या है। देखिए, सीबीआई के साथ एक दिक्कत जो है वो ये है, जिसको कहते हैं कि सीबीआई को जो ऑटोनॉमी नहीं है या सीबीआई के सिस्टम में जो टेक्निकल जो फ्लॉ है वो क्या है, जो जिसको अपन आप यूँ कह सकते हैं कि जो सेटअप का जो फ्लॉ है वो क्या है। तो सीबीआई में अभी आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं वो डेपुटेशन पे आते हैं, तो मांग ये की जाती है बार बार कि कम से कम वहां पर एक रेगुलर डायरेक्टर हो जो सिर्फ सीबीआई का डायरेक्टर हो। डेपुटेशन में जो ऑफिसर्स आते हैं उनके काम में निश्चित रूप से किसी प्रकार की कमी नहीं निकाली जा सकती, लेकिन एक रेगुलर डायरेक्टर होने से सीबीआई जो है उसके काम में जो और मजबूती आएगी उसकी बात अलग होगी। इसलिए बार बार ये बात उठाई जाती है कि सीबीआई में जो एक कमी है वो यही है कि उसको एक तो थोड़ी बहुत उसको ऑटोनॉमी नहीं है, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा स्टाफिंग के लिए वो होम मिनिस्ट्री पर आधारित है, और इसके जो ऑफिसर्स हैं, जो टॉप क्लास के ऑफिसर्स हैं, वो डेपुटेशन पर आते हैं। बस नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, है ना, वो जो हैं वो वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉई हैं, वहाँ के जो रेगुलर ऑफिसर हैं जो सीबीआई से हैं, सीबीआई से बाहर जो नहीं जाते हैं। बाकी जो टॉप क्लास के जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में यही कहता है कि वो डेपुटेशन पे आते हैं, है ना। इस संबंध में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो सुनी हुई बात मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, है ना, लेकिन है इसमें सच्चाई। तो जो सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसका जो टेन्योर है वो 2 साल का है। बीच में सरकार ने एक बार, जब ईडी के जो डायरेक्टर थे संजय मिश्रा, है ना, उनको जब इसी तरह से 2 साल के टेन्योर के बाद 3 साल के लिए, एक साल करके 3 साल के लिए जब उनको एक्सटेंशन दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्सटेंशन को नहीं माना था, पेश कर दिया था और कहा था कि देखिए, जो डायरेक्टर की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत आप आइए और उसको एक साल करके भले आप 5 साल तक बढ़ा लीजिए। 2 साल तो उसका टेन्योर है ही है। यदि उसको आप और बढ़ाना चाहते हैं तो एक साल करके 5 साल तक के लिए आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको आप अध्यादेश जारी करके या आदेश जारी करके नहीं कर सकते। उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें आइए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किस मामले में, जो ईडी के जो डायरेक्टर थे संजय मिश्रा के मामले में। ठीक, अब एक बात ये आती है कि आखिर ईडी के या सीबीआई के, मैं तो सीबीआई पे बात करें, पर ईडी पे अपन बाद में चर्चा करेंगे कि सीबीआई जो आंतरिक रूप से काम करती है। भाई, सीबीआई बहुत बड़ी संस्थान है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है ना। उसमें नाना प्रकार के ऑफिसर्स हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, है ना। बहुत बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक अच्छा खासा बजट है उनके पास, कुछ हद तक ऑटोनॉमी भी है ना। देश की प्रतिष्ठित संस्था है, पूरे भारत पे और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी उसका क्षेत्राधिकार है काम करने का, है ना। इतनी बड़ी संस्था का जो इंटरनल सिस्टम है वो आखिर कैसे, इंटरनल जो उसका फंक्शन है वो कैसे काम करता है ना।
क्या उसके लिए भी कोई कानून है कि सब कुछ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ही गवर्न होता है? तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो तो उसने सीबीआई को एक प्रकार से जन्म दिया है ना, उसी से वो पावर, उसको पावर मिलता है। इसीलिए कहा गया ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही ये कोई स्टेट्यूटरी बॉडी है ना? ये क्या है? ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत ताकत पाने वाली, उसके द्वारा शक्ति पाने वाली एक संस्थान है जो जांच का काम करती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी जांच, ये देखिए, जैसे पुलिस जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो पुलिस के पास अपने सीआरपीसी के नियम है ना? उसके अलावा पुलिस मैनुअल है ना? पुलिस का के जो आंतरिक जो व्यवस्था है उसके लिए पुलिस एक्ट और पुलिस मैनुअल्स है ना? इनसे पुलिस गवर्न होती है। तो क्या सीबीआई भी अपने आंतरिक कार्यों के लिए, अपने इंटरनल मैटर के लिए, क्या उसके पास कुछ पॉलिसी है, कुछ रूल्स हैं कि नहीं है? तो इस संबंध में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई के पास अपना मैनुअल है, इसको मैनुअल 2005 के रूप में जाना जाता है, सीबीआई क्राइम मैनुअल बोलते हैं इसको। इस मैनुअल में, ये मैनुअल क्या है एक्चुअली? इट इज ए स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर द function of the persons or officers who are associated with the CBI, कि वो कैसे काम करें, किस तरह से काम करें, एक सीनियर ऑफिसर का कि क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप किस तरह से जांच करेंगे, जांच की प्रक्रिया क्या होगी, पूछताछ की प्रक्रिया क्या होगी, है ना, किसी वस्तु को जब्त करने की, सीज करने की, गिरफ्तार करने की किसी व्यक्ति को क्या प्रक्रिया होगी, है ना, किस प्रकार से उसका चार्जशीट उसके लिए बनाया, तैयार किया जाएगा, किन किन मामलों में आपको लायर्स की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके साथ आप किस प्रकार से डील करेंगे, इन सारी चीज़ों का एक पूरा मैनुअल है जिसको सीबीआई मैनुअल बोलते हैं। अब देखेंगे साहब, जैसे आप निगम है आपके यहाँ, लोकल जो बॉडी है, नगर निगम, यूनिवर्सिटी है ना, ये सब इनके पास भी ऑटोनॉमी है, कुछ हद तक तो ऑटोनॉमी है इनके पास। तो इनको कोई कंपनी है ना, तो इनको अपनी कंपनी को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने निगम को चलाने के लिए उनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कि भाई जिस सिस्टम को आप चला रहे हो, उस सिस्टम जहाँ से अस्तित्व में आया, जिस एक्ट से उस सिस्टम को अस्तित्व में आया है, उसी एक्ट के तहत आपको कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है। तो आप अपने सिस्टम को चलाने के लिए आंतरिक कानून बना लें, है ना, और इसी व्यवस्था के तहत जो कंपनी होता है उसके पास देखेंगे आप, उसके पास कंपनी के पास उसके अंतर नियम होते हैं, है ना, जिसको अपन बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। उसी प्रकार से कारपोरेशन के पास, म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास उनके बाइलाज होते हैं, यूनिवर्सिटी के पास उनके अपने इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ऑर्डिनेंसेस होते हैं। इसी प्रकार से सीबीआई के फंक्शन के लिए कि हाउ द सीबीआई फंक्शन, व्हाट काइंड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन आर अप्लाइड टू डिटरमाइन द ड्यूटी, राइट्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद द सीबीआई सिस्टम। तो इसके लिए सीबीआई का मैनुअल है। ये जो सीबीआई का मैनुअल है, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करता है। उसमें कुछ प्रमुख बातें उसमें बता देता हूँ। एक तो सीबीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने सीबीआई का जो संगठन है उसके बारे में जो बेसिक बातें हैं, है ना, वो इसके मैनुअल में आपको मिलेगा। दूसरा है सर इसमें कि जो एंटी करप्शन आपका डिवीजन है वो किस प्रकार से काम करेगा, जो भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो यूनिट बनाई है सीबीआई के अंतर्गत, एंटी करप्शन जो डिवीजन है वो किस तरह से काम करेगा। उसी तरह से स्पेशल क्राइम डिवीजन किस प्रकार से काम करेगा, उसकी इंटरनल रूल्स क्या होंगे। उसी प्रकार से इकोनॉमिक ऑफेंस के संबंध में सीबीआई के फंक्शन रूल्स क्या होंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे सर कि सीबीआई का टारगेट क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसका वर्क प्रोग्रामिंग क्या है,
इसके बारे में भी मैनुअल में आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। फिर आप देखेंगे कि कंप्लेंट किस प्रकार से होगा, एफआईआर किस प्रकार से दर्ज होगा, इंक्वायरीज किस प्रकार से होगी और रेगुलर केसेस किस प्रकार से हैंडल किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको सीबीआई के मैनुअल में मिलेगी। ठीक, तो सीबीआई का जो मैनुअल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ऑफिसर्स एंड सबऑर्डिनेट्स who are appointed or who are connected by any way to the CBI organization. Okay. अब एक आखिरी बात, अभी अभी हाल में आपने किसी समाचार पत्र में पढ़ा होगा या कहीं न कहीं से आपके ध्यान में आया होगा कि एक राहुल राज करके सीबीआई के ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेटर थे। उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो एक राज्य के नर्सिंग कॉलेज के संचालन से संबंधित एक प्रकरण में उनके मालिकों से इन्होंने रिश्वतखोरी की थी। सीबीआई ने उसकी जांच की और जांच करने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। और एक बात उसके साथ ये भी है कि जिस अधिकारी को, जिस इंस्पेक्टर को, जिस इन्वेस्टिगेटर को बर्खास्त किया गया, उसे केंद्रीय सरकार ने पहले बहुत बढ़िया जांच अधिकारी मान करके मेडल दिया हुआ था, उस मेडल को भी वापस ले लिया गया। तो सीबीआई को आप एक प्रकार से कहें तो जो सीबीआई के जो मोटो है, जो आदर्श वाक्य है, उसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, उसको सीबीआई के मोनो को, जो उसका आप देखेंगे जो लोगो है सीबीआई का, उसको आप देखेंगे, उससे पाएंगे उसका जो मोटो है वो क्या है। तो उसमें इंटरप्रेनर या इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उद्यमिता, उद्योग, उद्यम, और दूसरा है इंटीग्रिटी, अखंडता। तो ये उसका मोटो है सीबीआई का। 3 मोटो हैं इसमें। उसमें पहला तो जो है वो उद्यमिता है, इंडस्ट्री है। दूसरा जो है वो है उसका अखंडता, इंटीग्रिटी। और इसी अखंडता और उद्यमिता को सामने रख करके, और एक तीसरा भी उसका वाक्य जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, सीबीआई काम करती है। अब देखिए कितनी ताज्जुब की बात है या कितने आश्चर्य की बात है कि एंटी करप्शन को एक मिशन बना करके सीबीआई जब काम करती है देश के लिए, यानी अपन जीरो करप्शन की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा एक मिशन है कि हमारे देश से भ्रष्टाचार का पूर्णतः सफाया हो जाए, और ऐसे सीबीआई प्रतिष्ठित संस्था उसके लगी हुई है, राज्य सरकारों की मदद भी है उसमें, और उसी का कोई एक अधिकारी या जिसके ऊपर बड़ा भार है करप्शन के खिलाफ लड़ने का, वही यदि करप्शन के मामले में गिरफ्तार हो जाए, करप्शन के उसके ऊपर आरोप लग जाए, तो इस प्रकार के जो प्रकरण है वो पूरे सिस्टम को दागदार बना देता है। उस पर एक एप्रिसिएबल कार्यवाही सीबीआई ने की और उसने कर्मचारी को बर्खास्त किया। इस सीबीआई के बारे में जितना हमको जाना है, यदि आप उसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि आप सीबीआई से संबंधित जो समाचार पत्रों में छपते हैं उन्हें गौर से पढ़ें। उससे आपको सीबीआई के वर्किंग सिस्टम के बारे में जानकारी होगी। अभी नाना प्रकार के आरोप अधिकारियों के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर लगते रहे हैं, पहले भी, आज भी लग रहे हैं। सीबीआई उन मामलों में मुस्तैदी से काम कर रही है। हालांकि सीबीआई के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि वो राजनीतिक दबाव में आकर के कार्रवाई को ढीली कर देते हैं। अब इस पर कितनी सच्चाई है ये जानना हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो सिर्फ इतना था कि हम सीबीआई के बारे में जानें कि आखिर सीबीआई क्या है, किस प्रकार से काम करती है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक आधिकारिक सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जो यूनियन टेरिटोरीज, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स, उनसे जुड़े हुए लोग के खिलाफ करप्शन के लिए काम करती है। बड़े बड़े स्कैम की जांच करती है। इंटरनेशनल लेवल पर यदि कोई अपराध हुआ है तो इंटरपोल की मदद करती है, इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करती है,
और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ भी सीबीआई हमेशा से काम करने में तत्पर रही है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। और जब हमारी अगली मुलाकात होगी, उस अगली मुलाकात में हम एक दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से है। और इसको आप जानते हैं ईडी के नाम से, जिसको कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निर्देशालय। तो ये क्या ये सीबीआई के इक्विवेलेंट बॉडी है या सीबीआई जैसी संस्था है? सीबीआई और उसके काम में क्या अंतर है? इस ईडी की स्थापना कब हुई, है ना? ईडी के क्षेत्राधिकार क्या है? ईडी किस प्रकार से काम करती है? इसके बारे में यदि मेरे पास सूचना उपलब्ध हुई तो अगली मुलाकात में हम उस पर चर्चा शुरू करेंगे। ईडी में चर्चा समाप्त होने के बाद हम पहुंचेंगे सीआईडी की ओर, है ना, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, है ना, राज्य स्तर पर होता है ये। और ये किस तरह से काम करता है? क्या ये स्थानीय पुलिस जो पुलिसिंग है, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जिला पुलिस प्रशासन, क्या उससे भिन्न है? क्या इसका डिपार्टमेंट अलग है? इसको कौन नियंत्रित करता है? ये हम सीआईडी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि मेरे पास जानकारी उपलब्ध हुई तो हम थोड़ी बहुत चर्चा रॉ पे भी करेंगे, रिसर्च एनालिसिस विंग पर, और फाइनली हम चर्चा करेंगे इंटरपोल पर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। और इस तरह से कुछ राज्य स्तर की, राष्ट्र स्तर की और विश्व स्तरीय जांच एजेंसियों के बारे में हमारी चर्चा समाप्त होगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।